हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं या बैलेंसिंग जो होती है वो कैसे होती है उसको हम सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि हमारे पास जो बैलेंसिंग है वो क्यों इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसको भी हमने जो है वहां पे फॉलो करवाया था और हमने ये जाना था कि बैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बैलेंसिंग a chemical इक्वेशन। हमारे पास दो मेथड है, पहला है हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा हमारे पास एक मैथमेटिक्स वाला जो मेथड है जिसमें इक्वेशन बना के हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसकी इक्वेशन बना के हम सॉल्व करते हैं। मैं हमारी एनसीईआरटी के जो लगभग सारे एग्जांपल्स हैं उनको मैं वन बाय वन दोनों मेथड से सॉल्व करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि बैलेंसिंग जो है वो इजी वे में कैसे बैलेंसिंग को इजी वे में कैसे सीखा जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास जो एनसीईआरटी एक इक्वेशन बताती है, सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि आयरन जब रिएक्ट करता है वाटर वेपर्स के साथ तो बनाता है Fe3O4 प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस H2। इस केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले हम जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे या फिर बैलेंस करेंगे। मैं बार बार बताते आया हूं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उसको कहते हैं रिएक्टेंट, और दो रिएक्टेंट आपस में मिलके जो हमारे पास नए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उनको कहते हैं प्रोडक्ट। अब बात यह है कि जब भी आपको बैलेंसिंग करना है तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा था कि हमारे पास टोटल जो मास है रिएक्टेंट का वो हमारे पास इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर। और वो मास कब इक्वल होगा? जब टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के बराबर। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है प्रोडक्ट में उसके बराबर होंगे। अब देखो हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो ये हमारे पास यदि मैं एक टेबल बनाऊं तो यहां पे यदि मैं लिखूं लेफ्ट हैंड साइड, इधर एक टेबल बनाऊं और वहां पे मैं लिखूं राइट हैंड साइड, और यहां पे यदि मैं एलिमेंट लिखना चाहूं तो और यहां पे मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यहां पे लिखना चाहूंगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो जब भी हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक फॉलो है, सिंपल सा रूल है, उसको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको मेटल को बैलेंस करना है, उसके बाद आपको नॉन मेटल को बैलेंस करना है, उसके बाद आप ऑक्सीजन को, और उसके बाद आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। मैक्सिमम आप ये कोशिश करो कि हिट एंड ट्रायल मेथड में भी जब आप ये टेबल बनाओ तो इस टेबल में आप उन एटम्स को भी इसी ऑर्डर में रखो। फॉर एग्जाम्पल इस वाली इक्वेशंस में यदि मुझसे कहा जाए कि सबसे पहले आयरन, उसके बाद मेरे पास कोई भी नॉन मेटल यहाँ पे दूसरा प्रेजेंट नहीं है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं हाइड्रोजन। बहुत सिंपल है हिट एंड ट्रायल मेथड भी, लेकिन कभी कभार जो है इसमें गलती हो जाती है कि बहुत हार्ड इक्वेशन आ जाती है तब। अब देखो सबसे पहले हमारे पास LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन के एटम्स कितने हैं? 1। इस साइड आयरन के एटम्स कितने हैं? 3। इधर ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं हमारे पास? 1। इधर ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 4। मैं पहले ही बता दूं यदि किन्हीं बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो कि Fe3O4 इसमें ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, तो ऑक्सीजन के नीचे हमारे पास 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 4। फॉर एग्जाम्पल जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस, हमारे पास ये एक एलिमेंट, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। इसमें आपसे पूछे एल्यूमिनियम कितने हैं तो आप कहोगे 2। आपसे पूछे सल्फर कितने हैं आप कहोगे कितने हैं? 3। आपसे पूछे ऑक्सीजन कितने हैं तो ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा हुआ है और ब्रैकेट में बाहर मल्टीप्लाई 3 है, तो हम 4 मल्टीप्लाई बाई 3 ऑक्सीजन कितने लिखेंगे? 12। तो इन सारी छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ये गलती आप नहीं होनी चाहिए, तभी आपसे जो है
इक्वेशन अच्छे से बैलेंस होगी। हाइड्रोजन के यदि मैं नंबर पूछूं तो आप बताओगे कि हाइड्रोजन के नंबर 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं? 2। अब मैं 1 बाय 1 इनको बैलेंस करता चलूं। सबसे पहले आयरन यहाँ पे 3 है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आयरन के नंबर 3 हो जाए? तो आप कहोगे कि इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके जो आयरन है वो कितने हो जाएंगे? वो 3 हो जाएंगे। एक और बात कि सबसे पहले आपको वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, प्लस उसके जो है साइड में उसके ऊपर एक बॉक्स बना देना है। अब जब भी आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो भी चेंजेस कर रहे हो, इस बॉक्स के बाहर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं Fe के बाहर यहाँ पे 3 लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 3 लिख रहा हूं, कोई इस तरीके से नहीं लिखेगा F के नीचे 3, ये गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, Fe पे हमने जो बॉक्स बनाया उस बॉक्स के बाहर हम जो है जो भी मल्टीप्लाई या जो भी हम करेंगे वो इसके बाहर करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बैलेंसिंग करते टाइम आपको ध्यान में रखनी है। अब जो है मैंने यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 3 से, या फिर या मैं रेड से लिखूं तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे? 3 से। अब ये हमारे पास जो है ये बैलेंस हो गया मेटल। फिर आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के एटम्स राइट हैंड साइड में कितने हैं? 4। इस साइड में किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ऑक्सीजन के एटम्स भी 4 हो जाए? तो आप कहोगे कि सर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये 4 हो जाएगा। तो H2O के बाहर मैं क्या लिखूंगा? 4 लिखूंगा। ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, H2O के नीचे ऐसे 4 कोई नहीं लिखेगा, या फिर H2O का ब्रैकेट बना के ऐसे यहां नीचे 4 नहीं लिखना है। हमें जो है इसका बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के बाहर हमें ये सारी चीजें लिखनी है। तो मैंने 4 कहां लिख दिया? बाहर की तरफ। अब जब मैंने इसको 4 को बाहर की तरफ लिखा तब ध्यान रखो कि ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन का मामला गड़बड़ हुआ। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के नंबर जो है 4 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारे पास हाइड्रोजन कितने होंगे? 8। इस साइड यदि मैं ऐसा क्या करूं कि हाइड्रोजन के एटम्स जो है वो 8 हो जाए, तो आप कहोगे कि सर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप जो है यहाँ पे नंबर कितना लिखोगे? 4। क्योंकि ऑक्सीजन को जब मैं बैलेंस कर रहा था तब हाइड्रोजन का नंबर चेंज हुआ, तो मुझे वो साथ में मेंशन करना होगा, तब ना मैं हाइड्रोजन को बैलेंस कर पाऊंगा। तब मैंने वहां 4 लिखा, तब यहाँ पे ऑक्सीजन के हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे? 8। सपोज करो मैं ये नहीं लिखता, यहाँ पे इसको मेंशन नहीं करता, तो मेरे पास बैलेंस जो रिएक्शन है वो गलत हो जाती। कैसे कि सपोज करो यहाँ पे मैं 4 नहीं लिखता और यहाँ पे मैं जो है ये नहीं करता, तो मैं सोचता कि 2 और इधर भी 2 बैलेंस है, लेकिन फिर मैं वापस एक बार क्रॉस चेक कर लेनी है कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने हैं हमारे पास? 4 मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ पे 8 हो गए, तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए इस साइड भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से। ये तो हमारे पास एक सिंपल मेथड हो गया, हिट एंड ट्रायल मेथड। कहीं बार ये इजी लग सकता है, कहीं बार ये हार्ड भी पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कम थे तो आपने आसानी से कर लिया। लेकिन मैं एक आप कभी अटक जाऊं तो एक और आसान मेथड है हमारे पास, बहुत ही अच्छा मेथड है जिसको मैं फॉलो करता हूं मैक्सिमम टाइम। Fe जब रिएक्ट करता है H2O के साथ तब देता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें हमारे पास ऐसा है कि यहाँ पे जो मैंने ये नंबर्स लिखे ना, इस इनके चारों ओर हमने जो बॉक्स बनाया, इन बॉक्स के बाहर हमें क्या करना है? ए बी सी डी इस तरीके से कोफिशिएंट लगा देने हैं। अब जो है आप क्या करोगे, यहां पे सबसे पहले आप जो है आयरन को लोगे। आयरन हमारे पास क्या था? Fe। हमारे पास जो आयरन मेटल है उसकी इक्वेशन बनाओ। हमारे पास आयरन, मैं कहूंगा यदि सामने ए लिखा हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल नंबर ऑफ आयरन के एटम्स कितने हैं? आप कहोगे सर ए एटम्स है, तो मैंने कहा फिर ये बराबर होंगे किसके? जो राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे सी लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 सी आयरन प्रेजेंट है। सपोज करूं मैं लिखता Fe3O4, यदि मैं यहां पे लिखूं 12, तो यदि मैं आयरन एटम्स पूछूं कितने हैं आयरन के एटम, तो आप 12 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे। इसी तरीके से मैंने यदि यहाँ पे C लिख दिया तो C मल्टीप्लाई बाई
3 हो गया। अब जो है हमारे पास अगला एटम है ऑक्सीजन। अगला एटम है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इक्वेशन में बनाना चाहूं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, बी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। राइट हैंड साइड में हमारे पास कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 4 मल्टीप्लाई बाई सी, 4 मल्टीप्लाई बाई सी। दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की यदि मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 2b इज इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड में कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2 मल्टीप्लाई बाई डी। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप इन इक्वेशन को जब भी सॉल्व करो तो एक बात का ध्यान रखो, जो आपको मैक्सिमम दो इक्वेशन में कॉमन दिख जाए या फिर दो से भी ज्यादा इक्वेशन में दिखे कॉमन, उसको आपको 1 मान लेना है। सपोज करो यहाँ पे मुझे जो है सी वो कॉमन दिख रहा है, तो मैंने सी को मान लिया 1, यानी सी की वैल्यू मेरे पास मैंने मान ली 1। अब सी की वैल्यू यदि 1 है तो पहली इक्वेशन में सी की वैल्यू रखो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3, यानी ए की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ गई, 3। इसी तरीके से मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूं। बी की वैल्यू मेरे पास है 4 मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू कितनी थी, 1 इज इक्वल टू 4। मेरे पास बी की भी वैल्यू निकल के आ गई। यदि मुझसे डी की वैल्यू पूछी जाए तो मुझे बी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। यहां पे निकाल के बताता हूं आपको। 2 मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू कितनी निकल के आई, 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई डी। इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो d इज इक्वल टू कितना आएगा, 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4। अब कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास ये वैल्यू आई जहां जहां पे ये कोफिशिएंट लिखे हुए हैं वहां वहां पे ये वैल्यू लिख देनी है। मेरे पास a की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पे मैं कितना लिख लूंगा, 3। b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ पे 4, तो मैं लिख दूंगा 4। c की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1। अब 1 चाहे मैं लिखूं या नहीं लिखूं। d की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। आप इन दोनों इक्वेशन को मैच करो, देखो 3Fe 4H2O 1Fe3O4 4H2, हमारे पास दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत बार हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो इजी रहता है बच्चों के लिए, लेकिन बहुत बार जो है ये हमारे पास कोफिशिएंट वाला जो मेथड है वो भी काम करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई केमिकल इक्वेशन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।